हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरा तिमाही क्या है? तो प्रेगनेंसी का जो 14 वीक्स से लेके 26 वीक्स तक, यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्चुअली में प्रेगनेंसी का सबसे फन पीरियड भी कहा जाता है। इसको प्रेगनेंसी का हनीमून टाइम भी कहा जाता है। बताइए क्यों? क्योंकि जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस या उल्टियाँ हो रही थी, वो अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में या तो ख़त्म हो जाती है या एकदम कम हो जाती हैं। उसके बाद जो आपकी भूख मर सी गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो आपकी भूख या एपिटाइट वापस आ जाती है। आप अच्छा खाते हो तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छी रहती हैं। इसलिए दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एंजॉय योर प्रेगनेंसी टू द मोस्ट। तो इस ट्राइमेस्टर के या दूसरे तिमाही के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जो कि गर्भवती महिलाओं को हो सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि आपका बॉडी चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तो क्योंकि बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है तो आपका गर्भाशय भी ग्रो कर रहा है, और अब ये गर्भाशय क्योंकि इतना ग्रो कर गया कि वो अब आपकी पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, तो अब आपका बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी लेडीज़ आर वेरी एक्साइटेड कि जनरली 4th या 5th मंथ में, स्पेशली अगर आप पतले हो तो जल्दी दिख सकता है बेबी बम्प। अगर आप थोड़े वेट आपका थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है बाय 5th या 6th मंथ आपका बेबी बम्प दिखे। फिर सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि आपकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस आ रही हैं। तो ब्रेस्ट भी आपकी इनलार्ज होती हैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और जो निपल के आसपास एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और ब्रेस्ट से आप देखोगे कि बाय 16 to 18 वीक्स कुछ सिक्रीशन भी आती है। अगर आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि वो एग्जैक्टली मिल्क जैसा नहीं है, पर पतला कोलेस्ट्रॉम की तरह है। तो वो सिक्रीशंस भी शुरू हो जाती हैं। तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि ये मेरे को क्या बीमारी होगी कि मेरी ब्रेस्ट में से तो फ्लूइड आ रहा है। दैट इज़ नॉर्मल। योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी आफ्टर बर्थ। प्रेग्नेंट लेडीज़ की स्किन कितनी ग्लो करती है ना, आप देख के बता सकते हो कि ये लेडी तो प्रेग्नेंट है। लुक एट द वे शी इज़ ग्लोइंग। तो ये होता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स ग्लो तो लाते ही हैं आपके चेहरे पे, पर ये वो कुछ सेल्स ऐसे भी इंक्रीज करते हैं जो सेल एक पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं। अब क्योंकि ये पिगमेंट ज़्यादा बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के यहाँ फेस पे एक ब्लैकिश पैचेस आ जाते हैं। इसको हम मिलाज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है प्रेगनेंसी का, और ये किसी क्रीम या ऑइंटमेंट से जाएंगे नहीं। जैसे ही आप बेबी को बर्थ दे दोगे, प्रेगनेंसी के बाद ये जनरली डिसअपियर हो जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्राउन या ब्लैक पैचेस हैं, ये सनलाइट में अगर आप जाओगे तो ये वर्सन हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं। सो ऑलवेज बी कॉशियस व्हेन यू गो आउट इन दी सनलाइट। अगर आपको धूप में जाना पड़ता है तो प्लीज़ ऑलवेज यूज़ अ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन भी ऐसी कि जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसको कि हम SPF कहते हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 30। और स्किन में आपने ये भी देखा होगा कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, है ना, दोज वाइटिश या सिल्वरी से स्ट्रेच मार्क्स बॉडी पे आ जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, अब उसकी वजह से आपकी स्किन भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे स्किन आपकी स्ट्रेच होती है, सो एट वन पॉइंट स्किन के जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और उनकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो शुरू में ये स्ट्रेच मार्क्स जनरली रेडिश या पर्पलिश होते हैं, एंड विद टाइम ये वाइट या सिल्वर भी हो जाते हैं। और ये स्ट्रेच मार्क्स क्योंकि आपकी जो स्किन है वो पेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि पेट पे आ जाते हैं या ब्रेस्ट टिश्यू पे आ जाते हैं। कई महिलाओं की ये बटक्स पे भी हो सकते हैं या थाइस पे भी आ जाते हैं। अब आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हैं जो
कहते हैं कि भाई आप ये लगाओगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। स्ट्रेच मार्क्स कैन नॉट बी क्योर्ड बाय एनी ऑइंटमेंट और क्रीम, पर आप अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखोगे तो ये कम पड़ेंगे। और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको कोई फैंसी क्रीम या ऑइंटमेंट नहीं चाहिए। जो घर में आपका कोकोनट ऑयल है या इवन घी, आप वो भी लगा सकते हो, तो उससे ये स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे, पर ये पूरी तरह से जाएंगे नहीं, ये जाएंगे प्रेगनेंसी के बाद ही। तो आप घबराइए नहीं, दीज आर जस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरा, स्किन में आप देखोगे कि छोटी छोटी वेन्स दिखाई देने लग जाती हैं, स्पेशली अंडर द स्किन ऑफ एब्डोमेन या लेग्स, तो इनको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ये भी क्योंकि हार्मोन्स की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, इसके कारण ये वेन्स थोड़ी विजिबल हो जाती हैं। बट वंस योर प्रेगनेंसी इज़ ओवर एंड यू हैव गिवन बर्थ टू द बेबी, तो ये स्पाइडर वेन्स भी ठीक हो जाती हैं। अब ब्लड सप्लाई तो हर ऑर्गन में मदर के बढ़ रहा है, तो नोज़ में भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो नोज़ की लाइनिंग होती है वो थोड़ी स्वेलअप हो जाती है और ब्लड वेसल्स में भी ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो आपका नोज़ एक तो स्टफ़ी लगेगा आपको। हो सकता है आप पहले रात को स्नोर ना करते हो, पर अब आप रात को खर्राटे मारने लग जाते हो। और क्योंकि ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, तो कभी कभी नाक में से खून भी आ जाता है। तो नोज़ ब्लीड अगर होती है तो प्लीज़ घबराइए ही नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सीधा बैठना है और अपना नॉस्ट्रिल्स को ऐसे पिंच कर लेना है। ऐसे पिंच करके कुछ मिनट तक रखना है, जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। ये नॉर्मली विमेन को प्रेगनेंसी में हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई आपके गम्स में भी ज़्यादा जा रही है, इसीलिए आप देखोगे कि जब आप ब्रश करते हो तो आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इससे भी आप घबराए नहीं, ये एक नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी है। रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग आपको करनी ही है, अगर थोड़ी ब्लीडिंग होती है उसके बावजूद भी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में क्योंकि एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, तो आपका एनामल डैमेज हो सकता है, तो कैविटीज़ प्रेगनेंसी में ज़्यादा बन सकती हैं। तो आपको एटलीस्ट वंस इन प्रेगनेंसी अपना डेंटल चेकअप ज़रूर कराना है, क्योंकि डेंटल इन्फेक्शंस हैव शोन टू लीड टू प्रीटर्म लेबर भी करता है, एज वेल एज लो बर्थ वेट बेबीज़ भी करता है। तो आप देख रहे हैं कि डेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो बच्चे पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। आपके बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है और आप प्री टर्म डिलीवरी में भी जा सकते हो। सो प्लीज़ एटलीस्ट वंस इन प्रेगनेंसी यू शुड शो योर ओरल हेल्थ टू अ डेंटिस्ट। जो आपको गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग या खट्टे डकार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहते थे, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ऑफ दी प्रेगनेंसी हार्मोन्स। जो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारी गट या आंतड़ियों की मोटिलिटी को कम कर देता है, इसीलिए आपको ना लगेगा खाना नीचे ही नहीं जा रहा, पेट एकदम भरा भरा सा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने हैं, आपको स्पाइसी या ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है। टेक मोर फाइबर इन योर डाइट एंड कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। अब आंतड़ियाँ क्योंकि मोटिलिटी उनकी कम हो रही है, तो कॉन्स्टिपेशन भी रहती है जनरली प्रेगनेंसी में, और कॉन्स्टिपेशन रहती है उससे क्या होता है कि पाइल्स की शिकायत भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई क्योंकि मदर की हर ऑर्गन को ज़्यादा मिल रहा है, तो जो छोटी वेन्स होती हैं अराउंड दी एनस वो भी अब बढ़ जाती हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो वेन्स ड्यूरिंग पासिंग स्टूल फट जाती हैं और थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्लूइड्स काफ़ी लेने हैं, आपको हाई फाइबर डाइट रखना है। तो प्रेगनेंसी में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। फिर एक बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा देखा गया है, और वो है लोअर बैक एक। अब आपका यूट्रस बड़ा हो रहा है तो वो बैक पे प्रेशर डालता है, और प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से, ये दोनों कारण की वजह से लोअर बैक एक प्रेगनेंसी स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी होता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा देर खड़े मत रहो। पर अगर आपका जॉब डिमांड करता है कि आपको खड़े रहना पड़ता है, तो अगर आप एक पैर स्टूल पे रख लोगे तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दी बैक। दूसरा, अगर आप बैठे हुए हो तो अपना पोस्चर ठीक रखिए, सिट स्ट्रेट, है ना। अगर आप ऐसे ऐसे करके बैठोगे तो आपकी बैक तो ऑलरेडी उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दी इनलार्जिंग यूट्रस, तो वो और पेन करेगी। उसके बाद आप जो शूज़ डालते हो, जो भी आपका फुटवेयर है, वो कंफर्टेबल डालिए। प्लीज़ डोंट वियर हाई हील्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपका फुटवेयर शुड बी कंफर्टेबल। छोटी हील हो सकती है या वो फ्लैट हो सकते हैं। और अपनी कैल्शियम की गोली जो आपके गायनेक ने आपको दी है वो आपको रेगुलरली लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। यू नीड एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम डेली। तो आपको अपनी कैल्शियम की खुराक पूरी रखनी है ताकि आपकी बैक एक भी ना हो और आपको जो लेग क्रैम्प्स आते हैं वो भी नहीं होंगे। उसके बाद लेग क्रैम्प्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में स्पेशली रात को सोने के टाइम आपकी जो काफ मसल्स हैं ना वो दर्द करनी शुरू कर देती हैं। दिन भर तो आप फिर भी बेटर थे, जैसे ही आप बेड में लेटे आप सोने की कोशिश करोगे पर आपकी लेग या काफ मसल्स में इतनी पेन होगी कि आप सो नहीं पाओगे। तो ये भी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस के कारण है। ये कोई अलग सी बीमारी नहीं है आपको, ये वन ऑफ द सिम्टम ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। मतलब जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रेगनेंसी एक बहुत नॉर्मल कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो आपने बेड रेस्ट पे नहीं चले जाना कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट हुआ, मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ बेड पे लेटे रहूँगी। क्योंकि आप जितना एक्टिव रहोगे उतने ये सारे सिम्टम्स आपको कम होंगे। तो एक तो आपने अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। दूसरा, सोने से पहले आप अपनी लेग मसल्स स्पेशली काफ मसल्स की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये भी देखा गया है कि अगर आप गर्म पानी से सोने से पहले नहाते हो तो वो लेग क्रैम्प्स में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब ब्लड सप्लाई आपकी वजाइना को भी ज़्यादा जा रहा है, तो वजाइना की जो लाइनिंग है उसमें जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीशंस बनाते हैं, तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। तो ये जो डिस्चार्ज होगा वो जनरली वाइटिश या क्लियर होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। अगर इस डिस्चार्ज में कोई बदबू आती है या ये डिस्चार्ज का कलर ग्रीन या येलो हो जाता है या डिस्चार्ज के साथ नीचे काफ़ी खारिश रहती है, दिस मीन्स कि वो डिस्चार्ज में इन्फेक्शन हो रही है, तो आपको अपने गायनेक को फिर जाके ज़रूर दिखाना है। पहले ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है और दिन में ही नहीं, रात को भी उठ उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ता है। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्योंकि अब आपका यूट्रस बड़ा हो गया है तो वो बच्चेदानी की थैली को प्रेस करता है और इसके कारण पूरा यूरिन नहीं जा पाता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन थैली में ही रह जाता है। और अगर इस यूरिन पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। और ये देखा गया है कि यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन है। अब अगर यूटीआई हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे पे भी इफ़ेक्ट करता है। बच्चे का वज़न कम रहता है या लो बर्थ वेट बच्चा रहता है और प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो कभी भी अगर आपको प्रेगनेंसी में लगे कि पेशाब ज़्यादा तो आ रहा है पर साथ में बर्निंग भी हो रही है या पेट में निचले हिस्से में दर्द हो रही है या यूरिन में पूरे येलो कलर का नहीं है, थोड़ा रेडिश है, तो ये सब दर्शाता है कि हो सकता है यूटीआई हो रहा हो एंड यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेक इमीडिएटली। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम होता है प्रेगनेंसी में जो कि स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखा गया है, वो है हेयर ग्रोथ, है ना। प्रेग्नेंट लेडी के बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसके बाल एकदम थिक हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, पर बाल उन एरियाज़ में भी आ जाते हैं जहाँ नॉर्मली नहीं होते थे उसके पहले। तो लेडी को ये लगेगा कि उसके फेस पे ज़्यादा बाल आ रहे हैं या उसकी आर्म्स पे भी ज़्यादा बाल आ रहे हैं। तो ये अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस है
और वंस द प्रेगनेंसी इज़ ओवर तो ये वाला सिम्टम भी चला जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उसको ज़िंदगी भर फेस या आर्म्स पे या लेग्स पे ज़्यादा बाल आएंगे। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में इमोशनल चेंजेस भी बहुत आती हैं प्रेग्नेंट लेडी में। आप जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो लेडी सोचने लग जाती है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, क्या मैं लेबर पेन्स बियर कर पाऊँगी, मुझे डिलीवरी कहाँ करानी चाहिए, बेबी पैदा होगा तो विल आई बी अ गुड मॉम, उसका पालन पोषण क्या हम कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और इसी की वजह से वो काफ़ी एंक्शियस रहती है। एंड इट हैज़ बीन सीन दैट ऑलमोस्ट 20% ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन इवन हैव प्रीनेटल डिप्रेशन। तो प्लीज़ इससे आप बचें और इसके लिए क्या करना चाहिए, कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी प्रेगनेंसी की तो आप उससे घबराएंगे नहीं। और थ्रू माई वीडियोज़ I will be trying to give you all information related to pregnancy. So if you have knowledge, knowledge always overcomes fear. So enjoy your second trimester and don't worry, you are going to be a great mom. So please like and share my video and please subscribe to my channel, Your Mom Docs.